तो वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल यस की है फिर से स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। इंपॉर्टेंट क्यों है अभी आपको पता चल जाएगा। और इस वीडियो में आपको चैप्टर फर्स्ट का पूरा वन शॉट वीडियो देंगे। जितने भी चीज़ें आपको चैप्टर फर्स्ट में मिलेंगी सारी चीज़ों को इसमें डिस्कस किया जाएगा। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ेंगे तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट और शेयर कर देंगे। और शेयर किए बिना जाएंगे नहीं, क्योंकि जो भी आपके मित्र होंगे उनको भी आप लोग जोड़ लीजिए ताकि आपको बहुत ही बेहतर तरीके से यहाँ पे पढ़ाई कराई जा रही है। ठीक है, और आपको लास्ट तक पढ़ाई कराई जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज आपको दिए जाएंगे। अभी तो शुरुआत है, तो आप लोग अभी से भटकिएगा मत। एक जगह पकड़कर एक जगह, जैसे आप एसकेएम स्ट्री जुड़ गए हैं तो आपको सिर्फ यहीं पर पढ़ना होगा, क्योंकि सारी चीज़ों को हम प्रोवाइड करेंगे धीरे धीरे एक एक करके। सारी चीज़ों को एक दिन में प्रोवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन धीरे धीरे हम सारी चीज़ों को प्रोवाइड कर देंगे आपके सामने और आपको अच्छी से अच्छी बेहतर से बेहतर शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और इसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी कहाँ, एसकेएम स्ट्रिक टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, और एसकेएम स्टडी ऐप पर मिलेगी, और skmstudyclasses.com वेबसाइट पर भी मिलने वाली है। तो आपको नोट्स भी प्रोवाइड की जाएगी। और हाँ, मेरा कुछ स्पेशल और भी कोर्सेस होते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जिसमें आपको कोर्स को परचेज करना होता है और वहाँ पर आपको फ्री नोट्स अवेलेबल कराई जाती है। उसके साथ साथ क्लास भी आपको दी जाती है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो सभी लोग जुड़ जाइए। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। चैप्टर फर्स्ट को वैद्युत आवेशता क्षेत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में? वैद्युत आवेशता क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए चैप्टर होगा। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत ही यूजफुल चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से आपको आगे तक के जितने भी पढ़ाई करेंगे आप, सारी जगहों पर इससे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो फिजिक्स के अंतर्गत आपका कक्षा 12 के अंतर्गत फिजिक्स के अंतर्गत चैप्टर फर्स्ट में आपका चैप्टर फर्स्ट क्या है? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। क्या? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर हम अगर देखेंगे, सबसे पहले बात आती है विद्युत की। ठीक है, तो विद्युत होता क्या है इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे और आपको इसके बारे में थोड़ा कुछ रिलेट करके बताएंगे, तभी आपको सारी चीज़ में क्लियर होगी। ठीक है, देखिए, जो विद्युत होता है यह ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। जो विद्युत है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या है? यह ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसका उपयोग घरों तथा उद्योगों में विभिन्न कार्यों में किया जाता है। जैसे आप बल्ब जलाते हैं तो विद्युत के द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी जिसे आप कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, विद्युत। तो इसके द्वारा क्या होता है कि आपका घरों के यह ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। इसका उपयोग घरों तथा उद्योगों में विभिन्न कार्यों में किया जाता है। ठीक है, तो इसका उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है। जैसे आपको कोई भी काम आजकल आप देख रहे हैं, जैसे आपको एक छोटा सा मोबाइल भी चलाना है, उसको चार्ज किससे किया जाता है? विद्युत से चार्ज किया जाता है। तो बहुत सारे उपयोग हमारे विद्युत से ही आजकल हो रहे हैं। सारी चीज़ों का जो भी चीज़ें हो रही हैं उसमें लगभग विद्युत का उपयोग किया जा रहा है। विद्युत से रिलेटेड मोटर का उपयोग किया जाता है, विद्युत से रिलेटेड यंत्र का उपयोग किया जाता है। जैसे आप कोई भी ट्यूबलाइट लगाते हैं तो उसमें भी विद्युत आपका उपयोग हो रहा है। ठीक है, तो आजकल कोई भी छोटी से छोटी वस्तु बन रही है उसमें विद्युत का उपयोग किया ही जा रहा है। उसको फैशनेबल बनाने के लिए, उसमें और भी अधिक आकर्षकता लाने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, विद्युत आवेश। क्या? विद्युत आवेश। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, क्या करते हैं? जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो वह आवेशित हो जाती है। क्या हो जाती है? आवेशित हो जाती है। इस घटना को वैद्युत आवेश कहते हैं। जब दो वस्तुओं को, अब कोई भी वस्तु दो नहीं हो सकती, यहाँ पर वे वस्तुएं होंगी जो आवेश उत्पन्न करती हों। ठीक है, बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो आवेश उत्पन्न नहीं करती, उनको आप रगड़ते रहिए। इसमें देखिए, कुछ ऊनी वस्त्र होते हैं। जैसे आप कभी लोग वाइट कलर का शर्ट पहनते हैं, तो वाइट कलर का शर्ट जब आप अंधेरे में झटकते हैं तो उसमें आपको चिंगारी निकलते हुए दिखाई। क्यों? क्योंकि शर्ट में जो रेशे होते हैं, रेशों को जो आपस में टकराते हैं, तो वहाँ से क्या होता है कि विद्युत उत्पन्न होता है। ठीक है, यानी जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो वह आवेशित हो जाती है। इस घटना को विद्युत आवेश कहते हैं एवं इस क्रिया को आवेशन कहते हैं।
इस क्रिया को क्या कहते हैं, आवेशन कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चलिए अगला देखिए, आगे देखिए क्या है कि आवेश को कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। क्या यह एक अदिश राशि होता है। इसे हम कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी है। चालक तथा विद्युत रोधी। चालक तथा विद्युत रोधी की बात करेंगे तो चालक किसे कहते हैं या विद्युत रोधी किसे कहते हैं। चालक देखिए, चालक का मतलब क्या होता है कि जो अपने अंदर से किसी चीज़ को चालन करने दे। विद्युत रोधी का मतलब क्या होता है कि विद्युत और रोधी। रोधी मीन्स क्या होता है, अवरोध करना। विद्युत मीन्स क्या होता है, जो विद्युत हमारी होती है। तो विद्युत का अवरोध जहाँ होता है वहाँ विद्युत रोधी हो जाएगा और चालक तथा विद्युत रोधी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो पहले हम देखिए, आवेश प्रवाह की दृष्टि से पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे हम आवेश प्रवाह करेंगे किसी वस्तु में तो उसके आधार पर जो हमारे आवेश प्रवाह होता है उसकी दृष्टि से यह कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अब वो प्रकार कौन कौन से हैं उसको भी पढ़ेंगे। आई होप आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी। तो अब मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप कमेंट, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और यहाँ पर देखिए चालक की बात करते हैं। चालक में देखिए, ऐसा पदार्थ जिसमें ऐसा पदार्थ जिसमें वैद्युत आवेश का प्रवाह किससे आसानी से होता है। क्या होता है, अगर हम कोई पदार्थ लें उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करा दें तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा बहुत ही आसानी तरीके से हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, चालन कहते हैं। क्या कहते हैं, चालन कहते हैं। जैसे आप गोल्ड ले लेते हैं, सोने में भी विद्युत का प्रभाव बहुत अच्छी तरीके से होता है। सिल्वर यानी चांदी में भी होता है। और कॉपर की बात करें तो कॉपर आप लोग सभी लोग यूज ही करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के प्रवाह के लिए ज़्यादातर, ठीक है। तो कॉपर आदि और बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को आसानी से प्रवाहित करने की अनुमति देते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे अचालक तथा विद्युत रोधी के बारे में, ठीक है। किसके बारे में, अचालक तथा विद्युत रोधी के बारे में बात करेंगे। ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत का प्रवाह आसानी से नहीं होता उसे अचालक कहते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। इसका भी उपयोग बहुत जोर शोर तरीके से होता है। जैसे आप खम्भों में देखे थे होंगे ना, जहाँ पर बिजली कहीं पर आती है जाती है तो वहाँ पर एक गोला टाइप का लगा रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं मेरे पेरेंट, इंसुलेटर कहते हैं। वो क्या करता है कि आपके पोल्स जो होते हैं, पोल्स यानी खम्भे जो होते हैं, उसमें विद्युत को उतरने से यानी विद्युत को उसमें फैलने से रोकता है, वहीं पर वो स्टॉप कर देता है विद्युत को, ठीक है। तो ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत का प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसे अचालक कहते हैं, ठीक है। यहाँ तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा अचालक किसे कहते हैं, यानी जो विद्युत के प्रवाह का अवरोध करता है, ठीक है, उससे हम क्या कहते हैं, अचालक कहते हैं, ठीक। अब देखिए, जैसे ड्राई वुड सूखी लकड़ी हो गया, रॉक हो गया, प्लास्टिक हो गया, ईटीसी, तो इस सब में क्या होता है, चालक का प्रवाह नहीं होता। जैसे आप देखिए कोई स्क्रू लेते हैं, जो आपको स्क्रू ड्राइवर होता है ना, यानी पेचकस, तो उसमें भी आप देखे होंगे कि बाहर की ओर क्या होता है, प्लास्टिक लगा रहता है। वो क्या करता है, विद्युत का अवरोध करता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या हमारा अर्धचालक की बात करेंगे, ठीक है। ऐसा पदार्थ जिसमें आवेश का प्रवाह चालक से कम तथा अचालक से क्या होता है, अधिक होता है, उसे अर्धचालक कहते हैं। देखिए, ऐसा पदार्थ जिसमें जो विद्युत का चालक हो गया, आवेश का जो प्रवाह होगा वो चालक से कम लेकिन अचालक से क्या होगा, अधिक होगा, ठीक। जैसे सिलिकॉन, कार्बन, जर्मेनियम, ईटीसी, इसमें क्या करते हैं, इम्प्योरिटी मिलाते हैं, जिससे हम क्या बनाते हैं, सेमीकंडक्टर बनाते हैं, ठीक है। इसका उपयोग बहुत अच्छी तरीके से होता है। जैसे आप मोबाइल फ़ोन देखते होंगे ना, जितने भी उसमें आपके देखेंगे बना होता है प्लेट, वो सारे सेमीकंडक्टर के बने होते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, देखिए आगे हम पढ़ने वाले हैं आवेश का क्वांटीकरण। क्या पढ़ने वाले हैं, आवेश का क्वांटीकरण, यानी कि आवेशों का जो वितरण होता है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि सभी मुक्त आवेश परिमाण में आवेश की मूल इकाई ई के पूर्ण गुणज में होते हैं।
इसे ही आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ही आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। इस प्रकार यदि किसी पदार्थ पर आवेश का परिमाण Q हो तो Q इज इक्वल टू क्या होता है? Ne। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि सभी मुक्त आवेश क्या होते हैं? परिमाण में आवेश की मूल इकाई E के पूर्ण गुणज में होते हैं। इसे ही आवेश का क्वांटीमीकरण कहते हैं। इस प्रकार यदि किसी पदार्थ पर आवेश का परिमाण Q हो तो Q इज इक्वल टू क्या होता है? Ne होता है। ठीक है, Ne हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए आगे क्या है। जहाँ N क्या है? धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक है। N क्या है हमारा? धनात्मक या ऋणात्मक क्या होता है? पूर्णांक होता है। N इज इक्वल टू +-1 +-2 +-3। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए। ठीक है, आगे देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे आपको क्वेश्चन से पूछ जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए क्यों है इसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए कूलाम का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इस नियम का प्रतिपादन सन 1785 ईस्वी में कूलाम ने किया था। ठीक है, किसने किया था? कूलाम ने किया था। कूलाम नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसका प्रतिपादन किया था। कब किया था? सन 1785 से 1785 ईस्वी में किया था। ठीक है, अब देखिए ये नियम क्या है, नियम के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं और आपको लिख लेना है सारे नियमों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस नियम के अनुसार क्या होगा? जब दो स्थिर बिंदु आवेश, अब दो स्थिर बिंदु आवेश का मतलब क्या होता है? जैसे मान लेते हैं एक आवेश यहाँ पर रख देंगे, एक आवेश यहाँ पर रख देंगे। अब इन आवेशों को कहीं इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि हम कह दें कि एक आवेश आपका यहाँ होगा, एक आवेश यहाँ होगा। ठीक है, यानी कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यही चीज़ आपको हम गणितीय रूप में दिखाएंगे, उससे पहले आप समझ लीजिए एक बार। देखिए कह क्या रहा है कि जैसे मान लेते हैं कोई आवेश हमारा यहाँ पे क्या है? +Q, यहाँ पे क्या है? -Q। हम मान लेते हैं इनके बीच की दूरी क्या है? R है। ठीक है, मान लेते हैं इनके बीच की दूरी क्या है? R है। तो कह क्या रहा है कि इनके आवेशों के गुणनफल के, जो इस पर बल लगेगा, आकर्षण या बल जो बल लगेगा, इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, लेकिन जो इसे दूरी जो आपको दिख रही है ना, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से। अब इसी को हम आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए मान लेते हैं, माना दो बिंदु ए और बी पर, मान लेते हैं ये दो बिंदु थे हमारे ए और बी। ठीक है, अब इसी में आप लोग समझ लीजिए उपस्थित आवेश की मात्राएं क्रमशः Q1 Q2 तथा इनके बीच की दूरी R एवं बिंदुओं के बीच पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F हो तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कितना दिया है? F हो तो अब देखिए जो हमने ऊपर नियम पढ़ा था उसी नियम के आधार पर इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि पहला नियम क्या था कि जो उनके बीच का आवेश है, आवेशों के बीच आवेशों का जो गुणनफल होगा उस पर लगने वाले बल के अनुक्रमानुपाती होगा। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। और देखिए दूसरे में क्या कहा था कि जो उनके बीच की दूरी है, ठीक है, इसके वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होगा, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब इन समीकरणों को सॉल्व ही कर लेंगे हम समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, या F इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, समीकरण नंबर 4। अब चलिए आगे थोड़ा और सॉल्व करते हैं। चूंकि यहाँ पर देखेंगे, क्या देखेंगे, K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये हमारा K का मान होता है, जो नियतांक अभी आपका आया था उसका मान है। लेकिन आगे अगर देखेंगे तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, समीकरण नंबर 5। ठीक, अब देखिए F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, समीकरण नंबर 6। एप्सिलॉन नॉट जहाँ पर क्या है, हवा या निर्वात की विद्युतशीलता है। ठीक है,
अब देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं एकांक आवेश के बारे में। किसके बारे में? एकांक आवेश के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है ये भी। तो एकांक आवेश क्या होता है? देखिए, एसआई मात्रकों में, किसमें? एसआई मात्रकों में इस पद्धति में दो आवेशों के बीच, क्या? इस पद्धति में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है। ठीक है, कौन सा सूत्र है? यहाँ पर देखेंगे, F इज इक्वल टू 1/k इंटू Q1 Q2/r² न्यूटन। ठीक है, इस सूत्र में यदि F इज इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन और Q1 बराबर Q2 बराबर Q हो तो R इज इक्वल टू 1 मीटर हो तो क्या हो जाएगा? देखिए, 9 × 10⁹ इंटू बराबर 9 × 10⁹ Q इंटू Q/r A1 का स्क्वायर। Q स्क्वायर कितना? 1। Q बराबर ±1 आपका निकल कर आएगा। ठीक है, चलिए आगे और आपको दिखाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब देखिए, उसी के आधार पर इसकी परिभाषा निकालेंगे। अतः यदि समान परिमाण की, क्या? यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश, क्या? यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश निर्वात या वायु में 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने पर, किसमें? 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करे तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को क्लियर कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं आवेश संरक्षण का नियम। बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए। ठीक है, और जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ेंगे, चैनल को शेयर ज़रूर कर देंगे, लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर देंगे। हाँ सर, हमको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आप कहेंगे नहीं आ रहा है तो हम अगली वीडियो में बेहतर से बेहतर और अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है, चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक आवेश से दूसरे आवेश में परिवर्तित कर दिया जाता है। आप जैसे ऊष्मा होती है ना, ऊष्मा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना क्या कर सकते हैं? नष्ट कर सकते हैं। ऊष्मा क्या होती है? एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर होती है। जैसे हीट ऊष्मा आप निकाल रहे हैं। ठीक है, जैसे लकड़ी को जलाएं आप। ठीक है, तो लकड़ी के जलाने के बाद उसे क्या मिला? कोयला मिला। अब वो कोयला परिवर्तित हो गया। अब देखिए, जैसे लकड़ी हो गया, लकड़ी को हीट दिए, ठीक है, उसमें ऊष्मा निकली, फिर उसे कोयला में बदले, फिर कोयला को जलाएंगे, फिर उसमें हीट ऊष्मा निकलेगी। अब जब कोयला को जलाते हैं तो गैस फॉर्म में और सारी चीज़ों में उसकी एनर्जी जो है बाहर निकलती है। ठीक है, अब ये एनर्जी आपको क्या हो रही है? ट्रांसफॉर्म हो रही है, न कि आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको। वो एनर्जी पहले से वहाँ स्टोर थी। ठीक है, अब उसको आप परिवर्तित करके अपने उपयोग में ला रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार दो वस्तुओं को रगड़ने से पहले, क्या? दो वस्तुओं को रगड़ने से पहले दोनों वस्तुएं विद्युत की उदासीन होती हैं। यदि हम जब दो वस्तुओं को रगड़ने से पहले क्या होती हैं? वो क्या होती हैं? विद्युत की उदासीन होती हैं। क्या होती हैं? विद्युत की उदासीन होती हैं। अब यहाँ पर देखिए, केस फर्स्ट में देखेंगे, क्या देखेंगे? केस फर्स्ट में, जब किसी परमाणु के कक्षक में से, क्या? जब किसी परमाणु के कक्षक में से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया जाता है, यानी जब किसी परमाणु के कक्षक में से कोई इलेक्ट्रॉन है बाहर निकाल दिया जाता है, तो उसे उस परमाणु पर इकाई धन आवेश की कमी हो जाती है। जैसे Na है, देखिए, अगर हम इससे क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो इसमें क्या होगी? एक इलेक्ट्रॉन कमी हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। यानी कि इन्होंने क्या किया? किसी को एक इलेक्ट्रॉन उधार दिया। अगर आप किसी को उधार देते हैं तो आप प्लस में होते हैं, और जो लेता है वो किस में हो जाता है? माइनस में हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? ऋण लेते हैं। जैसे आप बैंक में जाते हैं, बैंक से अगर आप पैसा ले लेते हैं तो बैंक वाला आपसे प्लस में रहता है, आप क्या होते हैं? ऋण, उसके ऋणी हो जाते हैं। ठीक है,
तो यही चीज़ें आपको समझनी होगी। जो भी इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या जो भी इलेक्ट्रॉन देगा वो हमेशा धनात्मक रहेगा, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक होगा, क्योंकि उन्होंने कर्ज लिया है। ठीक, आगे चलिए, आगे देख के सेकंड की बात करेंगे। जब किसी परमाणु के कक्षक से जब किसी परमाणु के कक्षक से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से आ जाता है तब उस परमाणु पर इकाई ऋण आवेश की वृद्धि हो जाती है। यहाँ पे देखेंगे, अगर हम इस आवेश पर वृद्धि करेंगे तो Na- बनाएगा, जिससे हम क्या कहेंगे, ऋण आवेश कहेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें स्थित कोई दूसरा कण आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे तो उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यानी किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें स्थित कोई दूसरा कण आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे तो उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। ठीक है, अब आगे देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, एकांक परीक्षण आवेश पर, क्या, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मान लेते हैं कोई एकांक परीक्षण आवेश यहाँ पे ये है, अब इस पर जो बल लगेगा, ठीक है, उससे अब क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे, कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, माना एकांक परीक्षण आवेश Q0 पर, किस पर, माना एकांक परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला विद्युत बल F हो तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई बराबर विद्युत बल F अपान एकांक परीक्षण आवेश Q0। ठीक, अब यहाँ से देखिए ई बराबर क्या हो जाएगा, F अपान Q0, समीकरण नंबर 1। यहाँ से देखिए सदिश स्वरूप में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, वेक्टर ई बराबर वेक्टर F अपान Q0, समीकरण नंबर 2। ठीक, अब देखिए आगे आपको बताने वाले हैं। आगे देखिए, वैद्युत बल रेखाओं की बात करेंगे। वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं वे रेखाएं होती हैं, जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वे बल रेखाएं होती हैं जिस पर स्वतंत्र एकांक धन आवेश चलते हैं। क्या चलते हैं, जिस पर स्वतंत्र एकांक धन आवेश चलते हैं। इस रेखा को वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। देखिए ध्यान समझिएगा इसको, यानी वैद्युत बल रेखाएं वे बल रेखाएं होती हैं जिस पर स्वतंत्र एकांक धन आवेश चलते हैं। अब मान लीजिए कोई वैद्युत बल रेखाएं हैं, उस पर क्या होता है कि स्वतंत्र जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, जो आवेश होते हैं, जो एकांक आवेश होते हैं, वो क्या होते हैं, चलते हुए चलायमान होते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, इस रेखा को वैद्युत बल रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, इस रेखा को वैद्युत बल रेखा कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, फिगर को देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। और यहाँ पे वैद्युत बल रेखाओं के गुण की बात करते हैं, यानी कि कोई वैद्युत बल रेखा है तो उसके गुण क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, यह एक काल्पनिक बंद वक्र होता है। क्या होता है, यह एक काल्पनिक बंद वक्र होता है। ठीक है, इस पर स्वतंत्र एकांक धन आवेश चलते हैं। क्या चलते हैं, इस पर स्वतंत्र एकांक धन आवेश चलते हैं। ठीक है, वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर बल रेखा की दिशा को प्रदर्शित करती है। किसको, यहाँ पे देखिए, वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर, क्या, वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, क्या, खींची गई स्पर्श रेखा उस, तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, वैद्युत बल रेखाओं के गुण के बारे में पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, देखिए जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, यह क्या होती हैं,
यह एक काल्पनिक बंद वक्र होता है। क्या होता है? यह एक काल्पनिक बंद वक्र होता है जिसे हम कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, जिसे हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? कल्पना कर सकते हैं। वह एक काल्पनिक वक्र होता है। इस स्वतंत्र एकांक धन आवेश चलते हैं। इस पर क्या होता है कि स्वतंत्र एकांक धन आवेश चलते हैं। जो अभी आपको ऊपर पढ़े होंगे वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं वही होती है जिस पर हम स्वतंत्र एकांक धन आवेश क्या कर सके? प्रवाहित कर सके। ठीक है, तीसरे नंबर की बात करेंगे। वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर बल की रेखा की दिशा को प्रदर्शित करता है। किसका? बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। अगर वह एक्चुअल में वैद्युत बल रेखाएं होंगी तो कभी भी एक दूसरे को काटने का प्रयास ही नहीं करेंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटने का प्रयास नहीं करती हैं। तो आगे और देखेंगे, क्या देखेंगे? जो बल रेखाएं होती हैं लचकदार डोरी के समान सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। जो बल रेखाएं होती हैं किसके समान? लचकदार डोरी के समान सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला टॉपिक क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए, वैद्युत द्विध्रुव। क्या? वैद्युत द्विध्रुव की बात करेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है। क्या? वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो समान किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जहां पर दो समान और किंतु विपरीत आवेश, समान रहेंगे लेकिन विपरीत आवेश रहेंगे, एक दूसरे से किस पर? अल्प दूरी पर स्थित होंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं? द्विध्रुव कहते हैं। जैसे यहाँ माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, इसके बीच की दूरी क्या होगी? 2l होगी। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में बात करेंगे। दो आवेशों में से कोई एक आवेश, क्या? दो आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उन आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि दो आवेशों में से कोई एक आवेश लेंगे और उनके बीच की जो दूरी होगी 2l, अभी ऊपर निकाले थे हम, उनका गुणनफल अगर उसमें हम कर देते हैं तो हमें क्या निकल कर आता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकल कर आ जाता है। ठीक है, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। किससे? P से प्रदर्शित करते हैं। यह एक क्या होती है? सदिश राशि होती है। क्या होती है? सदिश राशि होती है। P इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q इंटू 2l हो जाएगा। क्या हो जाएगा? P इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q इंटू 2l हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या होगा? वैद्युत आवेश के गुण। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? वैद्युत आवेश के गुण के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, समान आवेश के वस्तुओं में क्या? समान आवेश के वस्तुओं में प्रतिकर्षण बल लगता है। क्या लगता है? समान आवेश का अगर वस्तु रहेगी तो उसमें क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, असमान आवेशित वस्तुओं में क्या लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। अब देखिए, ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर हम प्लस प्लस लेते हैं या माइनस माइनस ही लेते हैं, जब समान आवेश हो गया ना, तो इसमें हमेशा प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर हम यही बात करते हैं एक प्लस ले एक माइनस ले, तो वहाँ पर क्या होगा? आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। वैद्युत प्रेरण। ठीक है, दो वस्तुओं को रगड़ने के पहले, क्या? दो वस्तुओं को रगड़ने के पहले विद्युत के उदासीन होते हैं। विद्युत के क्या होते हैं? वो पहले उदासीन होते हैं, फिर इनमें क्या होता है? न तो आकर्षण होता है और न ही प्रतिकर्षण होता है। ठीक, अगर हम कोई दो वस्तु साथ साथ रख दें, अगर उसको रगड़े ना, ठीक है, तो वो नॉर्मल अवस्था में रहेंगे। ठीक है, नॉर्मल अवस्था में, जिसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत प्रेरण कहते हैं। चलिए आगे देखिए, आगे क्या होगा? हमें एक कूलाम की परिभाषा की बात करें। किसकी? एक कूलाम की परिभाषा की बात करेंगे। इसको आप लोग ध्यान समझने का प्रयास करेंगे। वह आवेश जो, क्या? वह आवेश जो 1 मीटर दूरी पर स्थित, क्या? 1 मीटर दूरी पर स्थित, तो कहने का मतलब क्या हुआ
कि वह आवेश जो 1 मीटर दूरी पर स्थित समान परिमाण वाले एवं समान प्रकृति वाले वस्तु पर लगने वाला बल 9 × 10⁹ न्यूटन के बराबर आरोपित करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए Q1 = 1 कूलाम, यहाँ पे हो जाएगा R = 1 मीटर हो जाएगा, B = Q2 = 1 कूलाम हो जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे F बराबर क्या हो जाएगा 9 × 10⁹ 1 × 1/1 का स्क्वायर, यानी टोटल F बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स में आगे हम क्या आगे पढ़ने वाले हैं। बहुत अच्छी तरीके से आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के भी है। देखिए अगला टॉपिक हमारा क्या है, विद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। जब हम विद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना करेंगे तो उस समय जो फार्मूलेस आते हैं हमारे वो कौन कौन से हैं उसके बारे में जानेंगे। देखिए यहाँ पे पहला फार्मूला हमारा क्या है, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। चूँकि 1/4πε0 क्या है 9 × 10⁹ कूलाम। ठीक है, और उसके बाद देखिए सेकंड नंबर में क्या है, F = G × m1m2/r², क्योंकि G = क्या दिया है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पर आवेश लेंगे, यहाँ पे द्रव्यमान लेंगे, बस यही चीज़ आपको अंतर देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। यहाँ पर देखिए गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वह सदैव क्या होता है, एक आकर्षण बल होता है। ठीक है, आगे चलिए। विद्युत बल आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल दोनों होता है। जो विद्युत बल होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स वह आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल दोनों होता है। ठीक है, 5वां नंबर की बात करेंगे तो विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से सदैव अधिक होता है। जो विद्युत बल होता है वह गुरुत्वाकर्षण बल से सदैव क्या होता है, अब अधिक होता है, यानी कि F is greater than FC। ठीक है, तो ये आपका अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए 6ठे नंबर की बात करते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है कणों के बीच माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, यानी गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है कण के बीच माध्यम क्या है उस पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, आप किसी भी वस्तु को गिराएंगे ऊपर से, अगर कोई बीच में माध्यम है या नहीं है वो उतनी ही तेजी से अपनी पृथ्वी उसको आकर्षित करती है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। जबकि विद्युत बल दो आवेशों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है। जो विद्युत बल होता है वो माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है, अब 8वें नंबर की बात करेंगे। यहाँ पे देखेंगे दो इलेक्ट्रॉन के बीच कार्य करने वाला विद्युत बल, दो इलेक्ट्रॉन के बीच कार्य करने वाला विद्युत बल उनके बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻43 गुना अधिक होता है। कितना, 10⁻43 गुना अधिक होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अगला देखिए 9वां नंबर। यहाँ पे देखेंगे दो प्रोटॉन के बीच कार्य करने वाला विद्युत बल उनके बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻36 गुना अधिक होता है। ठीक, तो ये आपको याद कर लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखिए माध्यम का परावैद्युतांक की बात करेंगे। माध्यम का परावैद्युतांक की बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आप, ये हमारा क्या है Q1, ये हमारा क्या है Q2, ये क्या है एप्सिलॉन। ठीक है, चलिए अब बीच की दूरी कितना है R है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखेंगे माना एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता है। क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता है। ठीक है, K क्या है, माध्यम का विद्युतशीलता एप्सिलॉन, और निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन0। ठीक है, तो K बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन/एप्सिलॉन0 या एप्सिलॉन बराबर K एप्सिलॉन0। तो ये आपको लिख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसी सूत्र में हम क्या करते हैं, कूलाम का नियम लगाते हैं। ठीक है, कूलाम का नियम क्या होता है, निर्वात के लिए कूलाम का सूत्र क्या होगा, F = 1/4πε0 × Q1 Q2/r², यानी एप्सिलॉन0 बराबर एप्सिलॉन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, निर्वात के लिए क्या हो जाएगा। और माध्यम के लिए देखिए, अगर माध्यम की बात करेंगे तो माध्यम के लिए कूलाम का सूत्र क्या होता है 1/4πε0 × Q1 Q2/r²। यहाँ पर क्या होगा, एप्सिलॉन बराबर
K एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, हवा और निर्वात दोनों के लिए कूलाम का नियम क्या होगा? तो यहाँ पे देखेंगे F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन K इंटू एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, जहाँ K बराबर क्या है 1 है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे देखिए क्या है यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी उसको हम निकालेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके लिए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। यहाँ पे देखेंगे पहला बिंदु हमारा ये है, दूसरा बिंदु ए है। ठीक है, पहला बिंदु हमारा ए, दूसरा बिंदु बी। ठीक है, यहाँ आपका परीक्षण आवेश है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है। ठीक है, तो प्लस Q0 क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q बराबर Q2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना फिगर तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है ना। तो चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे देखिए, मान लेते हैं माना बिंदु आवेश Q के कारण R की दूरी पर स्थित एक दूसरा आवेश Q0 है। इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल क्या है? F है। इन दोनों पे जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है, प्रतिकर्षण बल है वो कितना है? F है। एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो। ठीक है, अगर इतना आपको दिया है तो क्या देखिए निकलेगा, E बराबर क्या निकलेगा? F अपान Q0। क्या निकलेगा? E बराबर F अपान Q0, समीकरण नंबर 1। ठीक है, आगे देखिए कूलाम के नियम से बात करें। कूलाम के नियम से F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 इंटू Q अपान R स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण 2 में F का मान रखने पर, अब समीकरण 2 में F का मान रख देंगे। किसका मान? F का मान रख देंगे, यानी कि इस F का मान किस में हम रखेंगे? किस में रखेंगे? अगर यहाँ पर देखेंगे तो समीकरण 1 में रखेंगे, लेकिन यहाँ पे 2 लिखा है तो इसलिए इसको आप लोग बना लीजिएगा, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे हम। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 में रखेंगे F का मान। ठीक है, F का मान इसमें अगर हम पुट कर देंगे तो E बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 इंटू क्या हो जाएगा? Q0 इंटू Q अपान Q0 इंटू R स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से अगर देखेंगे तो E बराबर क्या मिलेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर, समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब यहाँ से आपको कुछ निष्कर्ष निकलेगा। जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है? आवेश को होती है, यानी Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है। ठीक है, और दूसरे पॉइंट में देखिए, इसको चौथा पॉइंट बनाएंगे, इसमें क्या आएगा? E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर, समीकरण नंबर 5 इसको बना देंगे। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको इसमें निकालना है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसके कारण? वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये अच्छी स्थिति में होगा और निरक्षीय स्थिति दोनों में निकालने का प्रयास करेंगे। तो केस फर्स्ट की बात करेंगे। किसकी? केस फर्स्ट की बात करेंगे, अच्छी स्थिति में बात करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है? ए है, ये बिंदु बी है, ये हमारा पी बिंदु है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है अच्छी स्थिति में। ठीक है, पी बिंदु पर। तो चलिए कैसे निकालते हैं, यहाँ पे देखेंगे। अगर हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? अगर हम मान ले मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ओ क्या है? ए बी के बीच का मध्य बिंदु है। क्या है? ए और बी के बीच का क्या है? मध्य बिंदु है। ठीक है, अगर हम कह दें ओ से ए की दूरी यल है और ओ से बी की दूरी यल है, तो टोटल अगर हम ए और बी की दूरी निकालें तो क्या हो जाएगी? 2l हो जाएगी। ठीक है, अगर हम कहें ओ से लेकर पी की भी दूरी कितनी है? r है। ठीक है, तो अगर हम इसके बीच की दूरी निकालेंगे बी से पी की ओर, तो इस r में से इस यल को माइनस कर देंगे तो इसकी दूरी हमारी निकल आएगी। ठीक है, अगर हम कह दें a से b की, यहाँ से अगर निकालना चाहें a से p की भी दूरी निकालनी है, तो यहाँ से यहाँ तक तो r है, यहाँ से यहाँ तक जोड़ देंगे l, तो आ जाएगा l प्लस r। ठीक है, और ये हमारा तीव्रता E1 है। तो इतनी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं थोड़ा और। यहाँ आप देखेंगे
ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर से बी बराबर पी, ठीक है, बी टेंड्स टू पी, ठीक है। अब यहाँ से अगर देखेंगे तो E1 बराबर क्या निकलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर माइनस यल का स्क्वायर। हम बी से पी की ओर निकाल रहे हैं तो इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे और यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब आगे देखिए हम P से A की ओर निकालें, कहाँ से, P से A की ओर निकालेंगे। E2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान स्मॉल आर प्लस यल का होल स्क्वायर। हमने आपको पीछे निकाल कर बताया कि यहाँ पर अगर हम बी से पी की ओर जाएंगे तो कितना आएगा हमारा, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चित्र से बात क्या करेंगे, कैपिटल ई बराबर E1 माइनस E2 समीकरण नंबर 3, यानी कि E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E1 का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, आपको एलसीएम लेकर सॉल्व करना होगा। ई बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 ठीक है, क्यू अपान आर माइनस एल का स्क्वायर। E1 आया था, पीछे आप लोग देखे होंगे, माइनस, अब यहाँ पर देखेंगे 1/r प्लस एल, क्योंकि हम पूरा P से लेकर A तक की दूरी यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं एलसीएम लेकर तो क्या निकलने वाला है, निकलेगा क्या, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एल अपान पाई माइनस एल इंटू पाई आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से टोटल इसको निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 4 आर एल अपान आर स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर अपान होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एक क्वेश्चन में a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, 4ab होता है, ठीक है। ये आपको निकलेगा यहाँ से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यही चीज़ मिलने वाली है, ठीक है। अगर हम केस फर्स्ट की बात करें तो यदि यल इज मच लेस देन आर हो तो यल स्क्वायर इज मच लेस देन आर स्क्वायर, यानी कि यल स्क्वायर बराबर 0। अगर बहुत ज़्यादा छोटा है तो उसको हम नगण्य मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। यहाँ से देखिए 1/4 पाई इंटू 2 इंटू क्यू 2l अपान आर स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। पी बराबर कितना हो जाएगा, Q2l हो जाएगा, ठीक है। ई बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr अपान आर क्यूब इंटू आर, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपान आर क्यूब, समीकरण नंबर 5, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए फार्मूला ये होगा। अब चलिए सेकंड स्टेज की बात करेंगे, निरक्षीय स्थिति में जो आपका निकलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। यहाँ से देखेंगे, अब यहाँ पे निरक्षीय स्थिति, पहले आप फिगर समझ लीजिए यहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं। अगर हम एक त्रिभुज लेते हैं ABP, ठीक है, ये त्रिभुज हमने ले लिया। अब यहाँ से एंगल देखिए 90 डिग्री, ये थीटा, ये थीटा, ठीक है। अब देखिए एकांतर कोण से ये भी थीटा हो जाएगा। अगर यहाँ पर 36 घटक लेते हैं तो E2 cos थीटा, अगर ऊर्ध्वाधर घटक लेते हैं तो E1 sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें सारी चीज़ें आपको याद कर लेनी है, ठीक है। यहाँ से आप देखेंगे अगर इसको हम 2l माने, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक l, यहाँ से यहाँ तक l, इसको 2l माने तो ये भी आपको निकाल लेना है पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पे l हो जाएगा, ठीक है, ये भी l हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से AP की दूरी निकाल लेनी है आपको। बहुत ही सिंपल तरीके से फिगर आपको दिया गया है, ठीक है। और A पर माइनस क्यू होगा, B पर प्लस क्यू होगा, इसको आप लोग ध्यान दिए रहिएगा, ठीक है। चलिए अब हम त्रिभुज POB में लेंगे। POB हमारा क्या है, देखिए POB ये हमारा त्रिभुज है। इस त्रिभुज में लेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो PB का स्क्वायर बराबर OB का स्क्वायर प्लस PO का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अब तिर्यक दूरी इसका निकाल लेंगे, ये चीज़ निकाल लेंगे तो कितना आएगा हमारा, PB बराबर कितना आ जाएगा, √L स्क्वायर प्लस स्मॉल r का स्क्वायर, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको निकल गया होगा। इसी प्रकार अगर हम बात करें कास थीटा, तो क्या होता है, कास थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का, यानी कास साइन कॉस टेन, यानी कि आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो यल अपान हो जाएगा √L का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। B से P की ओर निकालेंगे, ठीक है, B से P की ओर निकालेंगे, ये हो जाएगा। अब देखिए तीव्रता की बात करेंगे, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से अगर E1 की बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान PB का स्क्वायर।
E1 बराबर कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q/L² प्लस R का स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। ठीक है, P से A की ओर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, E2 बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q/L² प्लस स्मॉल r का स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे कुछ हमारी चीज़ें दी हैं तो E1 साइन थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2 साइन थीटा, बराबर एवं विपरीत है। ठीक है, यह एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं, लेकिन E1 cos थीटा तथा E2 cos थीटा की दिशा एक ही होगी। तो इस तरीके से अगर आप निकालना चाहेंगे तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 बराबर cos थीटा, समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब देखिए समीकरण नंबर 3 में E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2 एवं cos थीटा का मान रखने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q/L² प्लस R का स्क्वायर प्लस 1/4πε0 Q/L² प्लस R का स्क्वायर इंटू L/L² प्लस स्मॉल r का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से उसको सॉल्व करेंगे और तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 2Q/L² प्लस स्मॉल r का स्क्वायर इंटू L/L का स्क्वायर प्लस स्मॉल r का स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, E बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 2QL/L² प्लस स्मॉल r का स्क्वायर पावर 3/2, समीकरण नंबर 4। ठीक है, अगर हम केस फर्स्ट की बात करें तो यदि L इज मच लेस देन स्मॉल r हो तो L स्क्वायर इज मच लेस देन R²। ऐसी स्थिति में क्या होगा, L² बराबर क्या हो जाएगा 0, क्या 0 हो जाएगा। यानी अगर यहाँ पे बात करेंगे तो E बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q2L/0 का 0 प्लस स्मॉल r का स्क्वायर 3/2। P इस बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे Q2L हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 1/4πε0 P/R, यहाँ से देखिए A² से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या R³ बचेगा। तो टोटल हमारा क्या आ जाएगा आंसर 1/4πε0 P/R³, समीकरण नंबर 5। ठीक है, तो ये आपका हो गया निरक्षीय स्थिति में। चलिए आगे और चीज़ आपको बताते हैं। देखिए हमारा अगला टॉपिक क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, एक समान विद्युत क्षेत्र में, किसमें, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण क्या होगा। ठीक है, कोई क्षेत्र हमारा क्या है, विद्युत का क्षेत्र है, वो क्या है एक समान है, यानी कि सभी जगह क्या है समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं चाहिए गई हैं। ठीक है, तो F1 बराबर क्या हो जाएगा EQ। ठीक है, इधर माइनस इधर प्लस, A यानी कि A पर क्या है प्लस Q है, B पर माइनस EQ है। ठीक है, तो ये हमारा F1 होगा, ये F2 होगा। अब यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2L माने है और ये इसको थीटा है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक इसको लंब डाल देंगे तो O पर हमारा लंब पड़ जाएगा। अब देखिए ये हमारा पूरा कार्य कहाँ हो रहा है, एक समान विद्युत क्षेत्र का में हो रहा है। उसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है वो सभी जगह समान आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से देखिए बल आघूर्ण का नेट बल क्या हो जाएगा, F नेट इक्वल टू F1 प्लस F2। हमने आपको बताया ना, अगर टोटल बल निकालना हो तो सभी बलों को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे F1 प्लस F2 हो जाएगा। अगर यहाँ पर EQ माइनस, यहाँ पर अगर दोनों विपरीत हैं तो माइनस EQ, यानी कि EQ माइनस EQ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। तो F नेट कितना आएगा 0 निकल कर आपका आ जाएगा। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज AOB में बात क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज AOB में क्या हो जाएगा, साइन बराबर L/K, यानी कि लंब बटे कर्ण, आप लोग जानते होंगे सभी भी फार्मूला। तो साइन θ/1 बराबर AB/B, यहाँ से क्या हो जाएगा AO बराबर AB साइन थीटा, AO बराबर क्या हो जाएगा AB साइन थीटा, और यहाँ पर AO की बात करेंगे तो 2L साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से याद कर लेनी है। ठीक है, AB का मान हमने कितना माना था, 2L के बराबर माना था। आप फिगर में एक बार फिर से रिवाइज पीछे करके देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए विद्युत बल आघूर्ण की बात करेंगे, टाउ की बात करेंगे तो बल इंटू बल की क्रिया माइनस रेखा से लंबवत दूरी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इंटू में क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू EQ इंटू क्या हो जाएगा 2L साइन थीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा 2L साइन थीटा। ठीक है, चलिए P इज इक्वल टू क्या होता है Q इंटू 2L होता है, यहाँ से टाउ इज इक्वल टू EP साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि P का मान हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है,
Q2L इसको अलग कर लिए, ठीक है। क्या बचा, AP साइन थीटा बचा, ठीक है। अब यहाँ पे टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, PE साइन थीटा, समीकरण नंबर 1। अब यहीं से आप सदिश रूप में लिखेंगे तो AB क्रॉस B क्या हो जाएगा, AB साइन थीटा, यानी कि टाउ इक्वल टू P क्रॉस वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे, घनकोण की बात करेंगे। घनकोण देखिए, गोलीय पृष्ठ के किसी भाग द्वारा, किसके द्वारा, गोलीय पृष्ठ के किसी भाग द्वारा गोले के केंद्र पर बने कोण को घनकोण कहते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, गोलीय पृष्ठ के किसी भाग द्वारा, अगर कोई हमारा गोलीय पृष्ठ है उसके किसी भाग द्वारा गोले के केंद्र पर बने कोण को घन कोण कहते हैं। आप गोले और वृत्त को जानते होंगे। गोला क्या होता है, जिसमें तीनों बीमाएं आपकी पाई जाती हैं, और जो वृत्त होता है इसमें दो बीमा पाए, यानी कि गोले का मतलब क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, उसमें तीनों चीज़ें आपको मिलेगी। और अगर वृत्त की बात करेंगे तो क्या मिलेगा, सिर्फ दो चीज़ें मिलेंगी, या लंबाई चौड़ाई मिलेगा या लंबाई ऊंचाई मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद कर लेना है। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। घनकोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। क्या होता है, स्टेरेडियन होता है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो घनकोण बराबर क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्र A अपान त्रिज्या का स्क्वायर इंटू R। तो ओमेगा बराबर A अपान R स्क्वायर, अगर गोले का क्षेत्रफल लेंगे तो 4 पाई R स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से ओमेगा की मान रख देंगे तो 4 पाई R स्क्वायर अपान R स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। कोण थीटा की बात करेंगे, चाप L अपान त्रिज्या R, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू L अपान R, L इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई R, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। यहाँ से आप देखेंगे किसी गोले की त्रिज्या अगर R हो एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल A हो तो ओमेगा क्या निकल कर आए, घनकोण बराबर क्या आएगा, यहाँ से देखिए ये क्षेत्रफल निकालना है हमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा ओमेगा बराबर डेल्टा A अपान R स्क्वायर, ठीक है। यदि गोलीय पृष्ठ तिरछा हो तो क्या हो जाएगा, DA कॉस थीटा, यहाँ पे भी DA साइन थीटा, क्या हो जाएगा, डी ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, DA कॉस थीटा अपान R स्क्वायर। तो ये चीज़ें आपको याद कर लेनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए, कूलाम के नियम की बात करें। कूलाम का नियम क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए है। तो चलिए इसको अच्छी तरीके से हम पढ़ने का प्रयास करेंगे और आपको बताने का भी प्रयास करेंगे, ठीक है। कूलाम के नियम का सदिश रूप देखेंगे यहाँ पे, तो प्लस Q1 R2, ठीक है, प्लस Q2। यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, R है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, R21 है, ठीक है, R21 है। यहाँ पे F21 होगा आपका, ठीक है। यहाँ से R12 है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब देखिए यहाँ से माना A एवं B पर दो आवेश Q1 व Q2 है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो मान लेते हैं माना A एवं B पर दो आवेश Q1 व Q2 हैं, जिनके बीच की दूरी क्या है, R है, तथा दो आवेश का चिन्ह समान होने के कारण इनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। क्या करता है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। यहाँ से देखेंगे आप, मॉड ऑफ F12 वेक्टर मॉड ऑफ F12 बराबर वेक्टर F मॉड ऑफ F21, ठीक है। यहाँ से F बराबर क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 पान R स्क्वायर। तो यहाँ से अगर देखिए इसका सदिश निकालेंगे, एकांक सदिश निकालेंगे, तो F कैप बराबर वेक्टर F अपान मॉड ऑफ वेक्टर F। C से अगर इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए वेक्टर F बराबर मॉड ऑफ वेक्टर F इंटू F का कैप, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर F बराबर क्या हो जाएगा, F इंटू F, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, वेक्टर F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 पान R स्क्वायर, R का कैप 21, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वेक्टर F बराबर 21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 पान R स्क्वायर, R का कैप 12, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है। अब देखिए आगे विद्युत फ्लक्स की बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए, ठीक है, और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए है। चलिए इंपॉर्टेंट क्यों है अभी आपको पता चल जाएगा। और साथ ही जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट और शेयर कर देंगे, ठीक है।
और इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी एसकेएम स्टैक टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। यहाँ देखिए ये हमारा क्या है 1 2 3, ठीक है। चलिए इसके बारे में भी बात क्या करेंगे, वैद्युत फ्लक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो किसी पृष्ठ, देखिए मान लीजिए कोई पृष्ठ हमारा है, ठीक है, पृष्ठ है, तो इससे गुजरने वाली जो वैद्युत हमारी रेखाएं होंगी उसी को, उसकी संख्या जो होगी, वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होगी उसी को हम क्या कहेंगे, फ्लक्स कहेंगे उसका, ठीक है। चलिए इसके बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको, ठीक है। यहाँ से देखेंगे किसी वैद्युत क्षेत्र में, मान लीजिए कोई वैद्युत का क्षेत्र है, ठीक है, ये जो रेखाएं दिख रही हैं आपको वैद्युत का क्षेत्र मान लीजिए इसको, में स्थित किसी पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, क्या, किसी पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स फाई ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई एवं क्षेत्रफल ए के अदिश गुणन के बराबर होता है। किसके, अदिश गुणन के बराबर होता है। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। क्या है, यह एक अदिश राशि है। अब यहाँ से देखेंगे फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए समीकरण नंबर 1, ठीक है। चूंकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा, ठीक है। फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा समीकरण नंबर 2, ठीक है। मान लेते हैं, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में, क्या, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ पर बहुत छोटा हो तो डी ए तथा विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, डी फाई ई बराबर ई डॉट डी ए, या डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। अब इंटीग्रेशन डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा इंटीग्रेशन डी ए, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा इंटू ए। यहाँ से फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट हम पढ़ने वाले हैं गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये प्रमेय आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एक अकेले पूछा जाता है, और इसमें इसकी डिफिनेशन, इसका जो निगमन होता है वो भी पूछा जाता है। सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे, बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, ठीक है। गॉस का प्रमेय क्या होता है या गॉस का प्रमेय क्या होता है, ठीक है। तो गॉस का प्रमेय किसे कहते हैं, ठीक है, अभी आपको समझाते हैं। यहाँ देखिए किसी पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, मान लेते हैं कोई पृष्ठ है हमारा, पृष्ठ मतलब समझ लीजिए जैसे कि आपका हो गया क्या हो गया, एक चादर हो गई या एक गोला हो गया, कोई भी चीज़ हो सकती है, वो पृष्ठ हमारा होना चाहिए, ठीक है, सरफेस होना चाहिए। किसी पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। कितना होता है, 1/ε0 गुना होता है। तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, Q/ε0, क्या हो जाएगा, Q/ε0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, प्लस Q, क्या, ये हमारा क्या है, प्लस Q है, ठीक है। यहाँ से जो हमारी रेखाएं निकल रही हैं, ठीक है, ये भी एक पृष्ठ होगा और हमारा एक ये भी पृष्ठ होगा, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब यहाँ से हम गॉस के प्रमेय की उत्पत्ति करेंगे, ठीक है। तो डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए समीकरण नंबर 1। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा, या डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा डी ए, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ई कॉस थीटा डी ए। यहाँ से देखिए इसलिए ई बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q/r², ठीक है। यहाँ से देखिए इंटीग्रेशन डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/4πε0 Q/r² कॉस थीटा डी ए, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी फाई ई बराबर 1/4πε0 Q इंटू कॉस थीटा डी ए अपॉन r², ठीक है। तो यहाँ तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे आपको बताते हैं, ठीक है। डी ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा डी ए अपॉन r² से डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q इंटू डी ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे डी एक्स बराबर एक्स प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्लोज्ड इंटीग्रेशन फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, प्लस सी बराबर 1/4πε0 Q इंटू ओमेगा प्लस सी, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्लोज इंटीग्रेशन ई बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q ओमेगा, ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा, 4 पाई।
तो यहाँ पे रखेंगे q इंटू 4 पाई अपान 4 पाई, ऊपर बचेगा q, नीचे का बचेगा एप्सिलॉन नॉट। टोटल निकल कर हमारा क्या आ जाएगा, फाई बराबर q अपान एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 2। ये आपका गॉस का प्रमेय है। अगर इसको और अच्छी तरीके से अगर आपको समझना है तो आप हमारी पिछली वीडियोस देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज आपकी पड़ी हुई है, तो वहाँ से भी आप लोग अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी हमने पूरा सिलेबस पिछले 2022 में भी कंप्लीट कराया था, तो वहाँ से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला देखिए हमारा जो हेडिंग होगी क्या होगा, क्षेत्रफल वेक्टर। क्षेत्रफल वेक्टर की बात करेंगे तो क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो किसी पृष्ठ के अभिलंबवत, क्या, किसी पृष्ठ के अभिलंबवत दिशा में, क्या, किसी पृष्ठ के अभिलंबवत दिशा में स्थित वेक्टर को क्षेत्रफल वेक्टर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं यहाँ पे, किसी पृष्ठ से अभिलंबवत दिशा में, ठीक है, किसी पृष्ठ से अभिलंबवत दिशा में स्थित वेक्टर को क्षेत्रफल वेक्टर कहते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं माना पृष्ठीय क्षेत्रफल का मापांक या परिमाण ए हो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे n कैप। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये n कैप हो जाएगा। ये हमारा ए है, ठीक है, ये हमारा क्या है, n कैप है। ठीक है, समतल पृष्ठ के अभिलंबवत दिशा में इकाई सदिश क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पे अगर n कैप की बात करें, किसकी बात करेंगे, n कैप की बात करेंगे, तो समतल पृष्ठ के अभिलंबवत दिशा में क्या है हमारा, यहाँ इकाई सदिश है। क्या है, इकाई सदिश है। यहाँ पर देखेंगे n कैप बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए अपान मॉड ऑफ वेक्टर ए, चूँकि वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, n कैप बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए अपान ए हो जाएगा। वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा, n कैप इंटू ए हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं और आगे आपको समझाते हैं। देखिए अगला टॉपिक हमारा क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या है कि बहुल आवेशों के बीच बल, क्या, जो बहुत से आवेश हैं हमारे, उनके बीच जो बल होगा, उस बल को फाइंड करने का काम करेंगे। ठीक है, तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे तो अगर इसको एफ आर माने, इसको F2, इसको F1, इसको प्लस Q1, या इसको Fn मानते हैं, इसको प्लस Q1 प्लस Q3 प्लस Q2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, R कैप 2 1, R2 1, ठीक है, R3 3। ठीक है, तो आगे चलिए, आगे हम देखेंगे तो बहुल आवेशों के किसी निकाय में, क्या, बहुल आवेशों के किसी निकाय में एक आवेश पर लगने वाले परिणामी विद्युत बल। ठीक है, यानी जो हमारे बहुत से आवेश हैं, ठीक है, आवेशों के किसी निकाय में एक आवेश पर लगने वाले परिणामी विद्युत बल एवं निकाय में स्थित अन्य आवेशों द्वारा परिणामी विद्युत बलों के सदिश योग के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, सदिश योग के बराबर होता है। यहाँ से अगर देखेंगे वेक्टर एफ बराबर क्या होगा, वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस डॉट 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 वेक्टर Fn, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ पे सूत्र की बात करेंगे तो वेक्टर एफ बराबर एफ आर कैप। ठीक है, अब यहाँ से देखिए निकाल सकते हैं, एफ बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, यहाँ से देखेंगे वेक्टर F1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2/r21 का स्क्वायर या r कैप 2 1। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा F2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q3/r² 3 1 या r कैप 3 1। ठीक है, डॉट डॉट यहाँ पर अगर निकालने का प्रयास करेंगे तो 1/4πε0 Q1 Qn/rn1 का स्क्वायर या r कैप n1। ठीक है, अब समीकरण नंबर 1 की बात करें, 1 से दिखेंगे। ठीक है, समीकरण नंबर 1 से क्या हो जाएगा, 1 में मान रख देंगे इसको। ठीक है, तो मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा लास्ट तक कहाँ चला जाएगा, r कैप n1 तक चला जाएगा। अगर इसको टोटल सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, 1/4πε0 Q1 Q2/r² 2n r2n का स्क्वायर इंटू r कैप 2n प्लस Q1 Q3/r² 3 1 या r कैप 3 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आपको निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व कर लेना। चलिए आगे आपको बताते हैं आगे क्या होगा। अब देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए होगा। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें आपको जरूर ये पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, यहाँ देखिए गॉस के नियम से कूलाम के नियम की स्थापना, गॉस के नियम से
कूलाम के नियम की स्थापना। तो गॉस के नियम से कूलाम के नियम की स्थापना कैसे करेंगे, चलिए आपको हम बताते हैं। यहाँ पे देखिए प्लस क्यू है, ये देखिए डी ए है, वेक्टर डी ए है, ठीक है, ए प्लस क्यू जीरो, ये वेक्टर ये है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा क्यू जीरो, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे अगर डी फाई ई बराबर ई डॉट डी ए बराबर क्या हो जाएगा ए डॉट बी, क्या हो जाएगा ए बी कॉस थीटा, क्या हो जाएगा ए बी कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अगर हम डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा इसको हम सदिश रूप में लिखें तो थीटा बराबर क्या होगा 0 डिग्री, यहाँ से 0 डिग्री का मान कितना होगा, 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो यहाँ से हो जाएगा डी फाई ई बराबर ई डी ए, ठीक है, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। तो समीकरण 1 का समाकलन करेंगे, दोनों पक्षों का आप क्या कर देते हैं इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रेशन डी फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ई डी ए, ठीक है। अब इंटीग्रेशन डी फाई ई बराबर ई इंटीग्रेशन डी ए, चूँकि डी ओमेगा बराबर एक्स प्लस सी होता है, यहाँ से इसका मतलब क्या होता है कि ये आपका क्या है हमारा ये आपका क्या है कांस्टेंट है, ये हमारा एक चर पद होगा, ठीक है। चलिए डी फाई ई प्लस सी बराबर फाई ई प्लस सी बराबर ई ए माइनस सी, ठीक है। तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा ई ए, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 यहाँ पे आपका फाई ई बराबर ई ए, और समीकरण नंबर 2 ये है। समीकरण नंबर 1 आपका क्या आया था डी फाई ई बराबर ई डी ए, समीकरण नंबर 1 है। तो चलिए आगे आपको बताते हैं। अगर यहाँ हम गोली पृष्ठ के लिए बात करें तो ए बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और फाई ई बराबर क्या हो जाएगा ई 4 पाई आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब गॉस के प्रमेय से हम निकालेंगे, हम तीनों समीकरण का आपको बताया, ठीक है। अब समीकरण गॉस का प्रमेय निकालेंगे। माना गॉसियन पृष्ठ पर क्या मान लेते हैं, माना गॉसियन पृष्ठ पर उपस्थित आवेश क्यू हो तो, अगर इस पर उपस्थित आवेश क्यू हो तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 4, ठीक है। बाई समीकरण नंबर 3 और 4 से क्या हो जाएगा ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 5, ठीक। चलिए ये आपका निकल कर आया समीकरण 3 और 4 से, क्या निकल कर आया हमें समीकरण नंबर 3 एक बार 4 फिर से देख लीजिए। समीकरण नंबर 3 हमारा क्या था फाई ई बराबर ई 4 पाई आर स्क्वायर, हमने फाई ई का मान यहाँ पे क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट रखेंगे, और ई की जगह कितना रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे, समीकरण नंबर 5 निकल कर आएगा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए यहाँ देखेंगे गोलीय पृष्ठ पर परीक्षण आवेश Q0 हो तो E बराबर एफ अपान Q0 या एफ बराबर ई डॉट Q0, क्योंकि आप यहाँ पर रखेंगे इसका इधर मल्टीप्लाई करें, समीकरण नंबर 6 हो जाएगा। अब समीकरण नंबर 5 में ई का मान समीकरण नंबर 6 में रखने पर, ठीक है, अगर मान हम रख देंगे तो क्या आएगा, यहाँ से अब बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q0 पहले से है Q इंटू Q0 अपान आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 7, ठीक है। यही हमारा क्या था कूलाम का नियम था, ठीक है। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे आपको बताते हैं सतत आवेश वितरण, क्या सतत आवेश वितरण की बात करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ बात करेंगे सतत आवेश वितरण की, ठीक है। अब देखते हैं आवेशों का वितरण आपका कितने प्रकार से होगा या कहाँ कहाँ होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखेंगे कि रेखीय आवेश वितरण की बात करेंगे। तो रेखीय आवेश वितरण का मतलब क्या होता है कि किसी एक रेखा में मान लेते हैं कोई हमारा एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर यानी कोई चालक है हमारा, उस चालक में आवेश का वितरण किया गया है। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा लैम्डा बराबर कुल आवेश Q अपान क्षण की लंबाई L, तो क्या हो जाएगा Q अपान L, ठीक। इस तरीके से आपको निकाल लेना है, बहुत ही सिंपल है ये, ठीक है। तो रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या होगा सेंटीमीटर प्रति मीटर होगा, या सीजीएस में सेकेंड कूलाम प्रति सेंटीमीटर होगा, ठीक, कूलाम प्रति मीटर होगा। यहाँ पे क्यू का मात्रक कूलाम होता है, ठीक है। अब इसका विमी सूत्र की बात करेंगे ATL की पावर -1 होता है, ठीक है। अब देखेंगे क्षेत्रीय की बात करेंगे, क्षेत्रीय आवेश वितरण की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे इसकी एरिया क्या होगी लंबाई इंटू चौड़ाई होगी, क्योंकि यह क्षेत्रफल है, ठीक है। तो क्षेत्रीय आवेश घनत्व क्या हो जाएगा कुल आवेश Q अपान क्षेत्रफल A, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो क्षेत्रीय आवेश घनत्व क्या हो जाएगा सिग्मा बराबर Q अपान A, यानी कि क्षेत्रीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या होगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होगा। CGS में सेकेंड कूलाम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ठीक है।
और बीमी सूत्र की बात करेंगे ATL की पावर -2 होता है। ठीक है, आयतन आवेश वितरण की बात करेंगे। आयतन आवेश वितरण यानी कि आप तीनों विमाओं में लेंगे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ठीक है, L इंटू बी, एल बी इंटू एच। ठीक है, आयतन क्या होगा, कुल आवेश बटे Q अपान आयतन V। ठीक है, Q का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Q अपान V। ठीक है, यहाँ से अगर इसका निकालेंगे तो आयतन आवेश घनत्व का मात्रक क्या होगा, कूलाम प्रति सेंटीमीटर मीटर क्यूब होगा, मीटर क्यूब होगा। और सीजीएस की बात करेंगे तो सेकेंड कूलाम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, और इसकी बीमी सूत्र की बात करेंगे तो ATL की पावर -3 होता है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अब गॉस के नियम के अनुप्रयोग की बात करेंगे। गॉस का नियम का अनुप्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इसका हम थोड़ा आपको जानेंगे। तो रूल फर्स्ट में देखेंगे क्या चीज़ है। ठीक है, हम मान लेते हैं कोई हमारा क्षण है, ये हमारी कोई है, क्या है, क्षण है। ठीक है, तो इसको आप क्षण समझिएगा। इसकी टोटल लंबाई हम क्या मान लेते हैं, L मान लेते हैं। और इसका रेखीय आवेश घनत्व अगर निकालेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू Q अपान L, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू Q अपान L, Q इज इक्वल टू लैम्डा L हो जाएगा। अब यहाँ थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये हमारा देखिए क्षेत्रफल A1 A2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से A3 क्षेत्रफल हमारा आएगा। ठीक है, तो बस वही चीज़ लिखा गया है, बल नीचे F लगेगा, नीचे भी F बल, ये सारे हमारे क्या है, बल है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें समझने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे 3 क्षेत्रफल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक क्षेत्रफल ये और ये A3 से इसको ले लिए हैं, इसको A1 इसको A2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वेक्टर के रूप निकालेंगे तो वेक्टर DA1 वेक्टर DA2। ठीक है, तो ये आपको वेक्टर A3 हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखेंगे आगे हम समीकरण नंबर इसको n मानेंगे, क्योंकि रेखीय आवेश घनत्व को हम क्या लेते हैं, एक क्षण लेते हैं। ठीक है, Q इक्वल टू लैम्डा L समीकरण नंबर 1 से। माना पृष्ठ A1 में उपस्थित DA1 के कारण उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स D∅1 है। अगर हम DA1 की बात करेंगे, अगर हम पहले क्षेत्रफल की बात करेंगे, यहाँ पे इस क्षेत्रफल अगर बात करते हैं तो इसमें जो फ्लक्स उत्पन्न होगा ∅1 हम मान लेते हैं। तो ∅1 क्या हो जाएगा, E बराबर E डॉट DA क्या हो जाएगा, ∅1 बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर E डॉट DA1 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर इसको निकालने का प्रयास करेंगे तो वेक्टर A डॉट वेक्टर B क्या हो जाएगा, AB cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो D∅1 बराबर E DA1 cos थीटा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन की बात करेंगे, D∅1 बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन E DA1 cos थीटा, क्या E DA1 cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगर हम आगे थोड़ा और सॉल्व करेंगे इसको तो D∅1 बराबर E cos थीटा E DA1। ठीक है, dx बराबर x हो जाएगा। ∅1 बराबर क्या हो जाएगा, E cos थीटा A1, थीटा बराबर 90 डिग्री। ∅1 की बात करेंगे तो E cos 90 डिग्री A1, 90 डिग्री बराबर क्या होता है, 0 बराबर होता है आपका। ठीक है, cos 90 डिग्री क्या होगा, 0 होगा। तो ∅1 क्या आएगा, 0 टोटल आ जाएगा। समीकरण नंबर 2 इसको मान लेंगे। अब देखिए पृष्ठ A2 में उपस्थित DA2 के कारण उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स D∅2। ठीक है, D∅2 क्या हो जाएगा, D∅E बराबर E डॉट DA, यानी D∅2 बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर E डॉट वेक्टर A2 DA2। ठीक है, और यहाँ पे वेक्टर A डॉट वेक्टर B हो जाएगा AB cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे तो D∅2 बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर E A2 cos थीटा। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे इंटीग्रेशन D∅2 यानी इंटीग्रेशन E A2 cos थीटा, सिंपल ऊपर वाला चीज़ यहाँ पे नीचे लिख दी है। ठीक है, आगे देखिए D∅2 बराबर E cos थीटा, और यहाँ से क्या हो जाएगा DA2, ये हमारा कांस्टेंट होगा, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। ये हमारा चर है तो इसको हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। और dx बराबर क्या होता है, x होता है। ठीक है, और यहाँ से थीटा टू 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री क्या होता है, कितना मान होता है, 0 होता है, यानी कि टोटल D∅2 बराबर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं माना पृष्ठ A3 में उपस्थित DA3 के कारण उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स, इसमें देखिए इसमें थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री रखेंगे, बाकी सेम चीज़ वही रखेंगे। यहाँ पे देखिए D∅ बराबर E डॉट DA। ठीक है, वही चीज़ रखेंगे। DA3 बराबर cos थीटा, थीटा का मान 0 डिग्री रखेंगे। और D∅3 माना कितना हो जाएगा, E DA3 हो जाएगा। और D∅3 क्या हो जाएगा, E इंटीग्रेशन DA3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ∅3 की बात करेंगे तो EA3 समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ की बात करेंगे तो 2πRL होता है। ठीक है, तो ∅3 बराबर क्या हो जाएगा, E 2πRL समीकरण नंबर 5। माना संपूर्ण पृष्ठ का फ्लक्स क्या हो जाएगा, ∅1 ∅2 ∅3
ये देखिए φ1 और φ2 क्या है, 0 है, और इसकी मान करेंगे तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन e2 पाई आर एल, फाई बराबर क्या हो जाएगा e2 पाई आर एल। इसको समीकरण नंबर 7 मान लेंगे। ठीक है, अब गॉस के प्रमेय की बात करेंगे तो फाई बराबर क्या हो जाएगा क्यू पान एप्सिलॉन नॉट, इसको समीकरण नंबर 8 मान लेंगे। ठीक है, तो 22 समीकरण नंबर 8 और 7 और 8 से क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर देखेंगे तो ई बराबर ई इंटू 2 पाई आर एल बराबर क्यू पान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्योंकि पीछे भी आया था फाई बराबर ई2 पाई आर एल। ठीक है, अब यहाँ से अगर निकालने का प्रयास करेंगे तो ई बराबर क्या हो जाएगा 1/2 पाई आर एल 2 पाई आर एल क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान पाई इंटू एल। ये क्या हो जाएगा क्यू बराबर एल इंटू लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल इंटू लैम्डा अपान पाई इंटू एल। ठीक है, आर इंटू एल, तो टोटल इसको सॉल्व करेंगे तो ई बराबर कितना निकल कर आएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई अपान लैम्डा अपान आर। ठीक है, तो आपका ये अनुप्रयोग था। ठीक है, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे और चीज़ें बात करेंगे, आगे क्या चीज़ें दी गई हैं इसके बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अब रूल 2 की बात करते हैं। रूल 2 में देखिए हमने किस में निकाला, अभी बेलन में निकाला। अब हम क्या लेंगे, एक क्षेत्रफल लेंगे। आपको समझ में आ रहा होगा, हम तीनों चीज़ों इसमें निकालेंगे, एक बेलन में निकालेंगे, एक क्षेत्रफल निकालेंगे यानी एरिया जहाँ होगी वहाँ निकालेंगे, और एक आयतन में निकालेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ भी देखिए ये A1 A2 A3। ठीक है, ये हमारा कोई क्षेत्रफल ले लिए है, इसमें निकालना है। ठीक है, वैद्युत तीव्रता। चलिए, माना आयताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल A तथा उस पर पृष्ठ पर उपस्थित आवेश प्लस Q हो तो सिग्मा बराबर Q अपान A, यानी कि Q बराबर सिग्मा इंटू A समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। सिंपल तरीका जो पीछे हमने आपको पढ़ाया। ठीक है, माना A2 में उपस्थित dA1 का उत्पन्न d∅1, तो यहाँ से देखिए d∅ बराबर क्या हो जाएगा ई डॉट डी ए, यानी कि फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। कॉस 0 का मान कितना होगा 1 होगा, तो φ1 बराबर क्या हो जाएगा ई डी ए 1। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगर इसका हम क्या कर दें, इंटीग्रेशन कर दें तो क्या होगा क्लोज्ड इंटीग्रेशन d∅1 बराबर ई डी ए 1। ई क्या होगा कांस्टेंट होगा, बाहर आ जाएगा, तो φ1 टोटल क्या निकल कर आएगा E A1 समीकरण नंबर 2 निकल कर आएगा। इसी प्रकार बात क्या करेंगे, इसी प्रकार देखेंगे तो φ2 बराबर क्या हो जाएगा EA2 समीकरण नंबर 3। तो तीसरे पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा, हमने दोनों पृष्ठ के लिए निकाला φ1 EA1 φ2 EA2। ठीक है, तीसरे पृष्ठ के लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे cos 90 डिग्री क्योंकि लंबवत कोण बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो माना पूरे पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स फाई हो तो फाई बराबर φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 समीकरण नंबर 5, और फाई बराबर क्या हो जाएगा EA1 प्लस EA2 प्लस 0। यहाँ से क्या हो जाएगा A बराबर A1 बराबर A2। ठीक है, टोटल क्या निकल कर आएगा यहाँ पे EA प्लस EA क्या निकल कर आएगा हमारा 2AA निकल कर आएगा। ठीक है, 2EA निकल कर आएगा समीकरण नंबर 5। ठीक है, अब गॉस के प्रमेय से बात क्या करेंगे, फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट समीकरण नंबर 7। तो यहाँ से समीकरण नंबर 6 और 7 की बात करेंगे तो 2EA बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ई बराबर क्यू अपान 2A एप्सिलॉन नॉट। क्यू बराबर क्या है यहाँ पे एप्सिलॉन यानी सिग्मा A है, तो यहाँ पे रख देंगे सिग्मा A अपान 2A एप्सिलॉन नॉट। एस ए कैंसिल, बचेगा क्या टोटल सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट बचेगा। ठीक है, जहाँ ई बराबर क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सिग्मा बराबर क्या है चादर का पृष्ठ का घनत्व, और सिग्मा एप्सिलॉन 0 क्या है हवा या निर्वात में की विद्युतशीलता, क्या है हवा या निर्वात की विद्युतशीलता है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। हमने देखिए यहाँ पे बेलन में निकाला पहला, दूसरा हमने क्षेत्रफल लिया, तीसरा हम क्या लेंगे आयतन लेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कोई गोला ले लिया हमने। ठीक है, गोली पृष्ठ ले लिया यहाँ पे, तो क्या निकालना है किसी आवेशित पतले गोली खोल के कारण वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा त्रिज्या R है। ठीक है, यहाँ पे क्षेत्रफल P है, इसी का मान हमें निकालना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। माना पृष्ठ गोली का आयतन V तथा आवेश प्लस Q हो तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q अपान V, क्या हो जाएगा चूँकि V बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 4 पाई R क्यूब। ठीक है, तो क्या हो जाएगा रो बराबर क्या हो जाएगा Q अपान 4/3 पाई R क्यूब समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, केस फर्स्ट की बात करेंगे तो गोली पृष्ठ के बाहर पाई इज ग्रेटर देन R, तो d∅e बराबर क्या हो जाएगा वेक्टर E डॉट वेक्टर dA, d∅e बराबर EDA cos थीटा, d∅ बराबर क्या हो जाएगा EDA। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन d∅ बराबर
ये इंटीग्रेशन ई डी ए, ठीक है, फाई बराबर क्या हो जाएगा ई डी ए, क्या ई डी ए, ठीक है। अब फाई बराबर क्या हो जाएगा ई ए, यानी चूंकि ए बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। फाई बराबर क्या हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। गॉस के प्रमेय से क्या हो जाएगा यहाँ पे फाई बराबर क्यू पर एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 3। तो समीकरण नंबर 2 और 3 से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ई 4 पाई आर स्क्वायर क्यू पर एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 4। अब गोलीय पृष्ठ पर बात क्या करेंगे, अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री लेते हैं तो यहाँ से देखिए ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू अपान कैपिटल आर का स्क्वायर, ठीक है। समीकरण नंबर 5 इसको मान लेंगे। केस थर्ड की बात करें, गोलीय पृष्ठ के अंदर की ओर यानी कि आर इज ग्रेटर देन आर, तो डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, डी फाई बराबर क्या हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, या डी फाई बराबर ई डी ए, ठीक है। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ से अगर देखेंगे तो डी फाई बराबर ई डी ए, यानी कि फाई बराबर क्या हो जाएगा ई ए, फाई बराबर क्या हो जाएगा ई 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से निकालेंगे रो इज इक्वल टू क्यू डैश अपान 4 पाई 3 पाई आर क्यू, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा क्यू डैश बराबर रो 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। और यहाँ से गॉस के प्रमेय से निकालेंगे फाई बराबर क्यू डैश अपान एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा फाई बराबर रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 7। अब यहाँ से 6 और 7 से निकालेंगे तो ई 4 पाई आर स्क्वायर रो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू आर अपान 3 एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा ई बराबर रो आर अपान 3 एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 8। तो ये आपका टोटल निकल कर आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो आपका फर्स्ट चैप्टर यही तक था, पूरा जितना भी चीज़ें फर्स्ट चैप्टर में आपके थी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपको पूरा बता दी गई हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स में बता दीजिएगा, और इसकी पीडीएफ आपको SKM टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और SKM ऐप पर मिल जाएगी, और कहाँ मिलेगी skmstudyclasses.com वेबसाइट पर भी मिलेगी। तो स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी कमेंट लाइक शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तक के लिए जय हिंद।